हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जो है क्लास में काफ़ी सारा थ्योरी पढ़ा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज हम लोग ऑनलाइन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आज से देखेंगे समाकलन, और समाकलन में जो है 7.2 से हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी थ्योरी है इस एक्सरसाइज का, वो आपको ऑफलाइन क्लास में बताया जा चुका है। तो डायरेक्ट हम लोग बिना किसी देर किए एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 39 प्रश्न है। ये हमने नंबर क्यों लिखा है, जैसे ही हमारा प्रश्न संख्या 1 बन जाएगा वैसे ही हम इस पर टिक कर देंगे। जैसे ही प्रश्न संख्या 2 बनेगा इस पर टिक कर देंगे। तब आप बोलिएगा सर आप तो लाइन से बनाते ही जाएंगे, तब इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों इसको हम लाइन बाई लाइन नहीं बनाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगातार प्रश्न नहीं बनेंगे। हो सकता है कहीं कहीं 8 के बाद आपको 12 मिले देखने को। हम ही सारा प्रश्न बनाएंगे, 9 10 11 भी हम बनाएंगे, लेकिन हो सके 11 के बाद आपको 20 मिल जाए। ऐसा क्यों? हो सके सिमिलर इसी प्रकार का क्वेश्चन 11 से रिलेटेड ही 20 नंबर हो, तो 11 पढ़ने के बाद अगर हम 20 समझाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको प्रश्न जो है, आपको जो कंसेप्ट है वो ईजी लगे, इसके वजह से ये सब हम अपने से प्लान किए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज 7.2 में प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। जितना भी कंसेप्ट थ्योरी है, जो भी चीज़ें हैं, आपको ऑफलाइन क्लास में बताया जा चुका है। देखिए सबसे पहले दिए गए प्रश्न को आई मान लिया गया है। तो आई यहाँ पे हमने प्रश्न जो दिया है, यहाँ पे हमने आई मान लिया। अब देखिए प्रश्न में एक ऐसे भाग को देखा जाता है जिसका अवकलन प्रश्न में कहीं ना कहीं शामिल हो। तो अब देखिए खोजते हैं क्या 2x का अवकलन कहीं शामिल है। 2x का अवकलन क्या होता है? 2। प्रश्न में कहीं 2 है तो नहीं, जवाब आएगा नहीं। 1 का अवकलन 0 होता है, प्रश्न में कहीं 0 शामिल नहीं है। x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, और 2x में 1 का अवकलन 0 होता है, तो 0 और 2x को ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हाँ, किसका अवकलन शामिल है प्रश्न में? x स्क्वायर का, है ना। तो जिसका भी अवकलन प्रश्न में शामिल रहता है उसको हम लोग z मान लेते हैं, है ना। तो z इक्वल टू हमने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब z से हम लोग dz बाई dx निकालते हैं, यानी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी z का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 का तो हमारा हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ पे हमने जो है z से dz बाई dx निकाल लिया। अब करना क्या है? करना है dx को अकेले। अब dx को अकेले करेंगे तो हमारा हो जाएगा, dx को अकेले करना है दोस्त, तो ये dx हमारे यहाँ पे जाएगा और 2x इसके नीचे आएगा। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाई 2x। ध्यान रहे बहुत सारे बुक में z की जगह पे t माना गया है, उससे प्रश्न में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो y मान लो, आप चाहे तो z मान लो, आप चाहो तो t मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ऑफलाइन क्लास में इसको z मान के ही बनवाए हैं, तो सारे प्रश्नों में z मानकर बनाना हमारे लिए बेहतर रहेगा और हमारे स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। अब जहाँ से हमारा dz अकेले हुआ, अब यहाँ से हम प्रश्न से मान लेंगे। क्या चीज़? प्रश्न से। जो भी नए स्टूडेंट हैं थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, क्योंकि वो जो है इसका कंसेप्ट थ्योरी वगैरह नहीं जानते हैं। तो ये सारा कुछ ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, अब हमारा प्रश्न कहाँ है? तो जहाँ हम लोग z माने हैं उसके ऊपर वाला ही प्रश्न है। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 2x बाई z। अब देखिए, अब बोलिएगा सर ये तो प्रश्न है नहीं, आप ये कैसे z लिख दिए? तो 2x हमारा जैसा है वैसा 2x लिख दिए। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमने z मान लिया है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने z माना है, इसीलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर z आ गया। और dx का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या चीज़? dz बाई 2x। dz बाई 2x किसका निकाल चुके हैं वैल्यू? dx का। तो dx के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? dz बाई 2x, है ना। चलिए तो 2x से 2x हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या? i इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाई z dz। अब बताइए तो 1 बाई जेड का समाकलन क्या होता है?
बताया गया है, आपको एकदम थ्योरी बताई गई है। सबसे पहले प्रश्न को आई माना जाता है, मान लिया गया। फिर प्रश्न में एक ऐसे भाग को जेड माना जाता है जिसका अवकलन प्रश्न में कहीं ना कहीं शामिल हो, मान लिया गया। 1 + x² को जेड। फिर जेड से dz/dx निकाला जाता है, निकल गया। फिर जो है dx को अकेले किया जाता है, कर लिया गया। फिर प्रश्न से हम लोग dx का मान प्रश्न में रखने पर आसानी से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। क्या आप लोग बताइए, 1/z का समाकलन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा दोस्त? 1/z का होगा log mod z + c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट z का वैल्यू हमको पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे z का, वही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर log mod 1 + x² + c, ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में ये प्रश्न आया होगा। 1-2 प्रश्न बनेगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है इन प्रश्नों के साथ। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं ध्यान से। ठीक है, प्रश्न को ऑलरेडी आई माना जा चुका है, अब जेड मानना है। तो माना जेड इक्वल टू, जेड किसको मानेंगे बताइए? तो log x को क्या मान सकते हैं? जेड। log x का अवकलन क्या होता है? अवकलन देखना है तो log x का अवकलन होता है 1/x। प्रश्न में कहीं 1/x शामिल है? तो जी हाँ शामिल है। 1 यहाँ पे छुपा है, x यहाँ पे, तो 1/x शामिल है। तो हम लोग यहाँ पे log x को क्या मान सकते हैं? z मान सकते हैं। अब z से dz/dx निकाला जाता है, तो यहाँ पे log x का क्या हो जाएगा? 1/x, है ना। dx को अकेले करते हैं, dx को क्या करते हैं? अकेले करते हैं। तो dx से इसमें मल्टीप्लाई होगा, CMP कीजिए। तो dx से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो dx हो जाएगा, और x से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x dz हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, आप हमेशा ये मत सोचिएगा कि dx को जब अकेले करेंगे तो dz बाई कुछ आएगा, नहीं। dx को जब अकेले करेंगे तो dz के साथ कुछ मल्टीप्लाई में ही आ सकता है, मल्टीप्लाई में भी कुछ ना कुछ आ सकता है। ये नहीं कि हमेशा dz के साथ डिवाइड में ही आए। ठीक है, ये सब कचरा दिमाग में नहीं रखना है। अब देखिए, जैसे ही हमारा dx का वैल्यू आता है, अब उसके बाद क्या करना है? तो प्रश्न से सारा रूल जो है 39 प्रश्न के लिए कॉमन मिलेगा। ठीक है, कृपया आप सब ध्यान से समझेंगे तो नए स्टूडेंट भी इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अब प्रश्न से I = इंटीग्रल, अब देखिए log x को तो हमने ऑलरेडी क्या मान चुका है? z। तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा z का स्क्वायर बाई, नीचे हमारा बहादुर है x, तो x आ गया। अब dx के जगह पे क्या लिखेंगे? तो वही यहाँ पे लिखा है पहले से, x dz। अब देखिए x से x हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या? I = z का स्क्वायर dz। अब बताइए, चर के पावर अचर है, इसका समाकलन कौन नहीं जानता है? पूरा हल्ला है। तो देखिए, तो I = z⁻³ + c। अब देखिए, तो z का वैल्यू रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, z का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो z का वैल्यू क्या है? log x है। तो यहाँ पे जो है log x का होल क्यूब बाई 3 + c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, I = दिया है 1/x + x log x। क्या 1 को हम लोग z मानेंगे? 1 का तो अवकलन 0 होता है, तो 0 कहीं शामिल है नहीं। अगर 0 शामिल रहता तो पूरा जो है दिए गए अंदर का जितना भी इंटीग्रल है सबको 0 कर देता है ना। अगर x को हम लोग मानते हैं, x को मानते हैं z, तो 1 शामिल है, लेकिन इससे हम लोग कोई फ़ायदा वैदा नहीं होने वाला है। तो चलिए, x log x का तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसका टर्म, लेबनिज के गुणनफल नियम पे तोड़ना पड़ेगा x log x को, है ना। तो इसको तो हम लोग z मान नहीं सकते हैं। तो देखिए, इसमें तब आप बोलिएगा सर कि इसको हम लोग z माने, है ना। इसको इस प्रकार कर देते हैं कि z हमारा जो है दिखाई देने लगे, मतलब अवकलन जो है हमारा प्रश्न में दिखाई देने लगे कि हाँ, इसका अवकलन जो है प्रश्न में क्या है? शामिल है। अभी तो नहीं लग रहा है कि इसका अवकलन शामिल है। तो 1 है तो 1/ लिखिए, इन दोनों में से x को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या बचेगा? 1 बचेगा।
प्लस यहाँ से x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, log x बचेगा, है ना, dx है तो dx। अब आपको बेखूबी से एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा, अगर हम z 1 प्लस लॉग x को मानते हैं, अगर हम z 1 प्लस लॉग x को मानते हैं तो इसका अवकलन 1/x होगा, और 1/x यहाँ पे क्या है, शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे माना z इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, है ना। अब हम z से क्या करते हैं, तो dz/dx निकालते हैं, है ना। तो dz/dx कैसे निकलेगा, तो 1/x हो जाएगा, 1 का तो अवकलन हो जाएगा 0, log x का 1/x, तो 0 में 1/x ऐड करेंगे तो 1/x होता है। अब क्या करना है, dx को अकेले करना है, तो dx से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो dx, और यहाँ पे x dz, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही dx अकेले होता है, बार बार देखिए, जैसे ही dx अकेले होता है, जैसे ही dx अकेले होता है, उसके नीचे प्रश्न से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रश्न से। आप लोग 2 क्वेश्चन पहले भी बना, आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे ही dx का वैल्यू निकलता है उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रश्न से, है ना। तो यहाँ पे भी लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। प्रश्न अब कहाँ मिलेगा, तो z के ऊपर जो मिलेगा वही प्रश्न है, न कि ये पुराना वाला प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहाँ है, z के ऊपर वाला प्रश्न है ना। तो z के ऊपर वाला प्रश्न को लिखते हैं I इक्वल टू समाकल्य 1/x। अब इस पूरे को क्या मान चुके हैं हम लोग, 1 प्लस लॉग x को क्या मान चुके हैं, z मान चुके हैं, तो z हो जाएगा। dx का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो x dz हो जाएगा, है ना। अब x से x हमारा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा 1/z dz। अब बताइए 1/z का समाकलन क्या होता है, तो log mod z होता है। I इक्वल टू log mod z प्लस c। अब करना क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ z, z का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे। z का वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग x, तो log 1 प्लस log x प्लस c, ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। अगर समझ में बिल्कुल आ रहा है तो आप लोग जो है इसको कॉपी पे बिल्कुल नोट कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं इसमें समस्या है तो ये दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग किसको z मानेंगे, प्रश्न है sin x sin cos x है, तो यहाँ पे किसको z माने, तो यहाँ पे जो है cos x का क्या होता है, माइनस sin x, है ना। sin का भी cos होता है और cos x का sin x। तो चलिए यहाँ पे cos x को हम लोग क्या करते हैं, z मान कर देखते हैं। चलिए तो यहाँ से माना z इक्वल टू cos x, ठीक है। तो dz/dx निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा माइनस साइन x, है ना। अब यहाँ पे dx को हम अकेले करते हैं तो हो जाएगा dz/ माइनस साइन x। अब जैसे ही dx अकेले हुआ वही पुराना नियम, प्रश्न से। प्रश्न कहाँ है, तो z के ऊपर है। I इक्वल टू समाकल्य साइन x इंटू साइन z मान लेना, क्योंकि cos x को हमने z माना है तो साइन z हो जाएगा, इंटू dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dz/ माइनस साइन x। साइन x से साइन x हमारा हो जाएगा ख़त्म। अब जो है हो जाएगा हमारा इंटीग्रल माइनस साइन z dz। माइनस है तो माइनस को कर दीजिए बाहर। अब बचेगा क्या, साइन z dz। साइन का क्या होता है दोस्त, साइन का होता है माइनस कॉस, तो एगो है पहले वाला माइनस हवा, इसका हो गया माइनस कॉस z प्लस c। अब करना क्या है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस z का वैल्यू कॉस x प्लस c, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जो है हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला तरीका जो है, एक फार्मूला होता है आपका, ध्यान रहे हम लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 4 बना लिया है, 5 बनाने जा रहे हैं। चलिए 5 पर भी हमने टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले हम बोल रहे हैं एक फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर का, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं हम लोग, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। ये सब फार्मूला से आप एकदम रूबरू होंगे। ये जो है फर्स्ट ईयर का बहुत फेमस फार्मूला है sin 2a का, है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला बोला जाता है। अब देखिए sin a इंटू cos a दिया है ना, sin a इंटू cos a, sin का और cos का एंगल सेम है, इसमें है क्या नहीं, केवल और केवल 2 नहीं है। अब सपना देखिए, काश यहाँ पे जो है केवल और केवल क्या हो जाए, 2 हो जाए तो बहुत अच्छा है, केवल और केवल 2 हो जाए तो क्या बहुत अच्छा है। तो देखिए तो हम उस तरीके से लाने का प्रयास कर रहे हैं। I इक्वल टू, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, 2 sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी dx बाई 2। हुआ क्या है यहाँ पे, 2 को हम फिर से कैंसिल कर सकते हैं ना, तो जो हमारा है वही आ सकता है। अब जो है यहाँ पे 1/2 हो जाएगा बाहर, है ना। अब देखिए अंदर में क्या बचेगा, 2 sin a इंटू कॉस a, तो इसका फार्मूला sin 2a, मतलब sin 2 a का वैल्यू ax प्लस b dx। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, करेंगे क्या, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो एंगल है पूरा एंगल के फॉर्म में उसको लिख देते हैं। तो sin 2ax प्लस 2b हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब बताइए, अब साइन का क्या होता है फार्मूला, तो साइन का जो समाकलन होता है माइनस कॉस होता है, क्या होता है, माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, है ना। अब देखिए, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको तो लिखना पड़ेगा ना डिवाइड में, तो x का गुणांक 2a है, तो 2a तो आइबे करेगा बटा में। चलिए प्लस c, अब थोड़ा बढ़िया से इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। अब ये माइनस प्लस माइनस आगे आ जाएगा, 1/4a हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 2 जा 4 और a है तो a, और यहाँ पे बचेगा cos 2ax प्लस 2b। आप चाहें तो इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, प्लस c, ये हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि यहाँ पे जो है डबल कोस्ट क्यों दिया गया, ये छोटा वाला कोस्ट जो है, छोटा वाला ब्रैकेट जो है एंगल के लिए दिया गया है, और बड़ा वाला ब्रैकेट जो है ये पूरा कॉस एंगल के लिए, कॉस थीटा जो है इसके लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट मेथड बिल्कुल आपको समझ में बिल्कुल आया ही होगा। चलिए अब जो है हम इसमें जेड मान करके बनाते हैं, ठीक है, जेड इसमें जो है मान करके बनाते हैं। वही 5 नंबर क्वेश्चन है, मेथड हमारा जो है इस बार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बार का मेथड जो है हमारा, इस बार हम जेड मानते हैं कि इसको ax प्लस b को, माना z इक्वल टू ax प्लस b। चलिए dz बाई dx निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a और x है, तो a तो बाहर चला जाएगा, x का 1, तो केवल और केवल a हो जाएगा, क्योंकि प्लस b है तो अचर है, इसका 0 हो जाएगा अवकलन। केवल और केवल dz बाई dx निकालेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, है ना। अब चलिए dx को अकेले करते हैं ना, तो dx यहाँ जाएगा, a यहाँ आएगा, है ना, तो हमारा dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाई a, ठीक है। अब जैसे dx अकेले होता है तो फिर प्रश्न से, प्रश्न कहाँ है, तो z के ऊपर प्रश्न हमेशा देखना है, तो I इक्वल टू साइन z क्यों बोले, क्योंकि x प्लस b को z बोला गया है, इनटू कॉस
जेड। डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, डी जेड बाई ए, है ना। चलिए अब देखिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए को कर सकते हैं बाहर, तो 1/a हो जाएगा हमारा बाहर, क्योंकि ए जो है अचर पद है। अंदर में बचेगा क्या, साइन जेड इंटू कॉस जेड डी जेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वही बात, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में किस चीज़ से, 2 से, है ना, क्योंकि फार्मूला पे जो है ट्रिगो पे आ जाए इसके वजह से। तो 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड डी जेड बाई 2, 2 कटेगा तो फिर हमारा वही हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए पे आ गया। चलिए अब 2 को भी बाहर करते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2a। अब यहाँ पे बचेगा क्या, तो साइन 2z बचेगा। अब साइन 2z का क्या होगा, माइनस कॉस 2z बटा में 2, क्योंकि z का गुणांक है तो लिखना तो पड़ेगा ना दोस्त। आई इक्वल टू 1/2a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2z बाई 2 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से ये आगे जाएगा और z का वैल्यू साथ साथ पुट कर देते हैं, तो माइनस जो है आगे आएगा, माइनस 1/4a हो जाएगा, 2 2 जा 4a, और cos 2 z का वैल्यू क्या दिया है, तो ax प्लस b प्लस c। ये हमारे जो है फाइनल आंसर हुआ। सेकेंड मेथड है, ये कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से देखते हैं। आप बोलिएगा सर क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, फिर मेथड क्यों चेंज कर करके बता रहे हैं। तो एग्जाम में आपको जो है बहुत सारा आइडिया होगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से, है ना। इस बार थर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, दूसरे चीज़ को लेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड में क्या करेंगे, चलिए थर्ड मेथड जो है इसमें हम z इक्वल टू मान लेते हैं साइन ax प्लस b को, ठीक है। साइन ax प्लस b को हम यहाँ पे z मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे ना, तो dz बाई dx हो जाएगा हमारा, साइन का अवकलन cos होता है, cos ax प्लस b, लेकिन जो x का गुणांक है ये आगे आ जाता है, अवकलन में आगे आता है मल्टीप्लाई में, और समाकलन में जो x का गुणांक रहता है वो डिवाइड में। अब dx को अकेले करते हैं तो क्या होगा, dz बाई a cos ax प्लस b, है ना। अब देखिए जैसे ही हमारा x का वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, प्रश्न से। प्रश्न कहाँ है, तो z के ऊपर है। चलिए i इक्वल टू साइन ax प्लस b को z माने तो z लिखेंगे, इंटू कॉस ax प्लस b, dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dz बाई a कॉस ax प्लस b। यहाँ से cos ax प्लस b ख़त्म हो गया, साथ ही साथ 1/a आगे आ जाएगा क्योंकि अचर है, अंदर बचेगा क्या, z dz, ठीक है। अब z का बताइए समाकलन क्या होगा, z केवल बचा है ना, तो z का समाकलन क्या होगा, तो z का हमारा समाकलन होगा 1/a z स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस c। अब z का वैल्यू रख देते हैं, हमारा जो है काम हो जाएगा। i इक्वल टू 1/a, और यहाँ पे z का वैल्यू क्या है, साइन ax प्लस b, ये टोटल का क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, बटा में क्या है 2 है तो 2 लिख देते हैं, और प्लस c है तो प्लस c कर देते हैं। अब करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक साथ सबको मल्टीप्लाई करके सजा देते हैं। i इक्वल टू साइन स्क्वायर ax प्लस b बाई 2a प्लस c, ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। ये हमने जो है 5 नंबर प्रश्न को 3 तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को आसानी से कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 से हम लोग देखते हैं, आसानी से जो है हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
जिस प्रकार 1 से 5 तक प्रश्नों को एकदम हम लोग इजीली सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को हमने आई मान लिया और दिया है इंटीग्रल अंडर रूट ax प्लस बी dx। अब देखिए दोस्त, इसमें जो है जेड किसको मानेंगे, एक जो है अपना कंसेप्ट बता रहे हैं, कुछ सालों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो ये मेरा जहाँ तक मानना है कि जो अंडर रूट के भीतर रहेगा, जो भी अंडर रूट के मतलब रूट के भीतर में जो रहेगा उसको आप जेड सपोज कर लीजिएगा। बहुत आसानी से आपका जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर कौन है, ax प्लस बी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना z बराबर ax प्लस बी। अब z मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, dz बाई dx ज्ञात करते हैं, यानी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा dz बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए तो चर अचर गुणा में है, यानी अचर कौन है a और चर कौन है x। तो a चला जाएगा बाहर और x का होगा अवकलन। तो dx बाई dx का होता है 1 और 1 से a में मल्टीप्लाई होगा तो a और b का होगा 0। तो 0 में a को ऐड करेंगे तो हमारा इसका अवकलन हो जाएगा फाइनल a। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग ax प्लस बी को साइड में कहीं अवकलन कीजिए, क्योंकि ये हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं, ये बीती हुई चीज़ है, इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से ही बना सकते हैं। अब जब dz बाई dx निकला तो क्या करेंगे, dx को अकेले करेंगे। तो dx को जब अकेले करेंगे तो dx आ गया यहाँ पे और a को भेजेंगे नीचे, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाई dx, dz बाई a, dz बाई a। अब जब dx का वैल्यू निकल जाता है तो क्या करते हैं, जब भी dx का वैल्यू निकल जाता है तो प्रश्न से, पिछले प्रश्न में आप लोग देखे होंगे, जितना भी पीछे सारा प्रश्न बना है सब में कॉमन बात है, सब में ऐसे ही हुआ है। तो लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न हमारा कहाँ मिलेगा, तो जहाँ हमारा जेड है उसके ऊपर वाला क्या है, प्रश्न है। तो लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल यानी समाकल्य अंडर रूट जेड। अब बोलिएगा सर यहाँ पे ax प्लस बी है तो जेड कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने ax प्लस बी को जेड मान लिया है तो यहाँ पे जेड आ गया। अब dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dx के जगह पे लिखेंगे हम लोग dz बाई a, क्योंकि हमने पहले से ही dx का वैल्यू निकाल लिया है। अब देखिए a हमारा अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग बाहर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई a और बचेगा क्या यहाँ पे, तो अंडर रूट जेड डी जेड। बताया गया है जब भी आप dx का वैल्यू रखते हैं तो हम लोग आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अंडर रूट जेड का वैल्यू आप लोग समाकलन इसका नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, i इक्वल टू 1 बाई ए, तो 1 बाई ए समाकल्य, तो समाकल्य। अब z का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए z का पावर 1 बाई 2 है तो ये किस फार्मूला पे बनेगा, x के पावर n पे, हीरो वाला जो फार्मूला बताया गया है x के पावर n पे, मतलब x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, मतलब एक बाई a मतलब 1 बाई a, और z के पावर 1 बटा 2 है, मतलब आधा है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 बटा 2 होगा। z के पावर 3 बटा 2 अब बटा में 3 बटा 2 प्लस c। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्या करेंगे, z का वैल्यू रखेंगे और नीचे 3 बटा 2 है तो ऊपर इसको लेके जाएंगे, है ना। तो i इक्वल टू, ये देखिए इसको पलटेंगे, 3 बटा 2 है तो ऊपर जाएगा तो 2 बटा 3 होगा, और साथ ही साथ गुणा करेंगे तो 2 से 1 में गुणा होगा तो 2, और नीचे हमारा 3 ये हो जाएगा। और z का वैल्यू पुट कर देते हैं ax प्लस बी का पावर 3 बटा 2 प्लस c। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाते हैं, सेकंड मेथड से इसी प्रश्न को। हमारा प्रश्न सेम टू सेम यही प्रश्न रहेगा, मेथड हो जाएगा हमारा सेकंड मेथड। देखिए तो इसमें हम लोग जेड वगैरह मान करके नहीं बनाएंगे, इसको अवलोकन विधि द्वारा बनाएंगे, जैसे हम लोग 7.1 में हम काम किए थे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है क्या यहाँ पे ax प्लस बी, तो क्या अंडर रूट ax प्लस बी है, तो हम ax प्लस बी का पावर 1 बाई 2 कर सकते हैं जी। रूट का पावर होता है 1 बाई 2, जब भी हम रूट हटाएं तो पावर में क्या जाएगा 1 बाई 2। अब इस पूरे को x मान लीजिए, इस पूरे टर्म को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और इसको जो है n मान लीजिए, यानी x के पावर n पे है। तो x के पावर n पे है तो कैसे हो पाएगा, ये x के पावर n पे है तो कैसे हो पाएगा,
एक्स के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, तो यहाँ पे क्या कीजिए ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 बाई 3/2, ठीक है, प्लस सी हो गया समाकलन। लेकिन समाकलन करते समय ध्यान रखना है x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो तो आएगा ना भागा में भाई, तो यहाँ पे x का गुणांक a है तो यहाँ पे a आ जाएगा। अब कैसे हो पाएगा, तो इसको पलट देते हैं, 3/2 है तो ऊपर 2/3 चला जाएगा, तो 2/3 और यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे ax प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आप इसको और इसको कंपेयर करके देख लीजिए, मतलब इस मेथड से आंसर और इस मेथड से आंसर जो है बिल्कुल और बिल्कुल सेम आया है। ये ज़रूरी नहीं कभी कभी कि सेम आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेम आया है, जैसे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे, तो कृपया आप सब ध्यान दीजिए, 3 मेथड से हम लोग सॉल्व किए थे, एक ये मेथड और एक ये और एक ये मेथड से। तो इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से हमारा आंसर जो है देख लीजिए सेम मैच किया है, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अलग आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं हम लोग। 7 क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो है उसको हम लोग z सपोज किए हैं। अभी हम बताएं कि ये 99.9% ये कंसेप्ट काम करेगा, तो यहाँ पे करेंगे, माना z इक्वल टू ए एक्स प्लस 2, तो चलिए z से dz बाई dx को निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बाई dx का 1 और इसका 0, तो यहाँ पे dz बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब हम dx को अकेले करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा किसका, dz का, है ना। तो चलिए जब भी dx का वैल्यू निकलता है तो उसके बाद क्या करते हैं, तो प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से। अब हमारा प्रश्न कहाँ मिलेगा, तो z के ऊपर मिलेगा। z के ऊपर देखिए है क्या, x इंटू अंडर रूट जेड dz, dx के जगह पे क्या आ गया, dz आ गया। कैसे, क्योंकि dx और dz आपस में क्या है, आपस में बराबर है। तो अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, ऐसे तो इसका समाकलन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि x और z दोनों हैं। जब समाकलन में 2 वेरिएबल आए, इस बात को आप ध्यान से सुनिए, नोट पॉइंट है, कहीं होगा तो हो सके तो लिख लीजिएगा। समाकलन करते समय कभी भी 2 वेरिएबल आए, कभी भी 2 चर आए तो समाकलन करना पॉसिबल नहीं है। तो समाकलन कैसे होगा, तो देखना है किसके सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे dz के सापेक्ष करना है, यानी z के सापेक्ष करना है। तो सारे पदों को हम लोग z के फॉर्म में करेंगे, किसके फॉर्म में करेंगे, z के पदों में करेंगे, तभी जाके हमारा समाकलन क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ से जो है z को, x को हम जो है z के फॉर्म में करते हैं। तो प्रश्न से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को जो है z के फॉर्म में कैसे हो पाएगा, x इक्वल टू z-2, ठीक है, यहाँ से ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। z से देखिए हम जो है x का वैल्यू निकाल लिए, 2 को इधर भेज दिए तो z-2 हो जाएगा। तो हम जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, z-2, तो i इक्वल टू इंटीग्रल x के जगह पे क्या आ जाएगा, z-2, और z का अंडर रूट z है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z का पावर 1/2 dz, ठीक है। अब ये वाला जो है इससे अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो कैसे हो पाएगा, देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रल z के पावर 1/2 और यहाँ पे z के पावर 1 है। जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। इसका पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे 1/2 है। अगर z आधार सेम है तो पावर जुटता है, यानी 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो z का पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 z का पावर 1/2। अब ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा z के पावर 1/2 से, है ना। अब देखिए अब कैसे हो पाएगा, तो जब भी प्लस माइनस में जो है फॉर्म में रहता है तो एक बार इंटीग्रल इसके साथ और dx इसके साथ, dz है यहाँ पे, सॉरी dx नहीं dz है। अब देखिए क्या हो पाएगा, dz के पावर 3/2 है, अगर इसका हम लोग समाकलन करते हैं तो यहाँ पे z का पावर 5/2 हो जाएगा, है ना, और नीचे 5/2, और जो है माइनस तो माइनस 2 बाहर, z का पावर 3/2, मतलब z का पावर 1/2 है, तो इसका कितना समाकलन होगा, z के पावर 3/2 पे,
मतलब z का पावर 1/2 मतलब स्टार के पावर n यानी x के पावर n, तो n+1/n+1 यानी 3/2। चलिए प्लस c। अब कैसे हो पाएगा देखिएगा, थोड़ा लास्ट में एकदम समझने वाला बात है यहाँ पे। i इक्वल टू, पलट दीजिए इसको, 5/2 है ना, तो 2/5 हो जाएगा। z का पावर 5/2 माइनस, अब ये देखिए जब 2 हमारा ऊपर जाएगा तो 2 जब 4 हो जाएगा, 4/3 z का पावर 3/2 प्लस c। करना क्या है अब लास्ट में, z का वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा i इक्वल टू 2/5। z का वैल्यू क्या है, z कहाँ माने हैं, तो x+2 को z माने हैं, z का पावर 5/2 माइनस 4/3 z का पावर x+2 3/2 प्लस c। यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है इसी टाइप का। ये भी अंडर रूट को फॉलो कर रहा है। अंडर रूट के अंदर कुछ फंक्शन दिया हुआ है, देखिए तो जो भी रूट के अंदर है उसको हम लोग क्या करेंगे, z मान लेंगे। तो लिखेंगे माना z इक्वल टू 1 + 2x²। अब जब z माने हैं तो क्या करेंगे, dz/dx निकालेंगे, dz/dx निकालेंगे। तो 1 का तो 0, 2 बाहर चला जाएगा, x² का 2x, यानी कुल मिला के 2x² का 4x होगा, है ना, 1 का 0, तो कुल मिला के इतना ही होगा। अब dx को अकेले करते हैं, तो जब dx को अकेले करेंगे तो dz क्या हो पाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। अब चलिए जब dx को अकेले करते हैं तो प्रश्न से, है ना, प्रश्न कहाँ मिलेगा, z के ऊपर। तो i इक्वल टू समाकल्य x इंटू √z इंटू dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dz/4x। अब x से x क्या हो गया, स्वाहा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल √z इंटू dz/4। अब देखिए 1/4 आगे आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे √z है तो z का पावर 1/2 लिख सकते हैं और dz लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, मतलब z के पावर 1/2 हो गया है तो 1/4 बाहर, z के पावर 1/2 तो मतलब z के पावर 3/2 प्लस c। अब करना क्या है, इसको उलाटना है और उलाट करके फिर z का वैल्यू रख देना है। तो करेंगे क्या, ये देखिए 2 ऊपर जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब 3/2 को अगर इस तरीके से भेजते हैं, आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, 1/4 पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको 2/3 को भेजते हैं, इस तरीके से भेजते हैं ना, इसको उलाटेंगे, फिर हमारा पहले से क्या है, z का पावर 3/2 प्लस c। अब चलिए इसको कटा भी देते हैं, 2 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। i इक्वल टू 1/6, z का वैल्यू क्या है, 1 + 2x² प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए।